फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर आतंकी हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीन के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन कमीशन ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली 69.1 करोड़ यूरो की आर्थिक सहायता रोक दी है। इसके अलावा जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी फिलिस्तीन को दी जाने वाली द्विपक्षीय आर्थिक सहायता रोकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल में करीब 900 लोगों की जान चली गई और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सर, इस युद्ध में आर्थिक रूप से अब दुनिया किस तरीके से दखल दे सकती है या दे रही है? दुनिया बड़ी दुविधा में इसको लेकर। सुबह इस बात की खबर थी विपुल जी की ईयू ने फिलिस्तीन को जो मिलने वाली सहायता थी और एड थी जो उसको फ्रीज कर दिया है, लेकिन अब कुछ इस तरीके की खबरें आई कि ईयू ने पुनर्विचार के लिए इस फैसले को रोक लिया है इसे आगे जाने से। और यही वो दुविधा है जो इजराइल और अरब के वार के बीच में दिखाई दे रही है। हालांकि यूरोपियन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है हमास के इस हमले के खिलाफ, अमेरिका ने भी समर्थन किया है, लेकिन अभी उतने सख्त ढंग से प्रतिबंधों की घोषणा किसी भी तरफ से नहीं हुई है और न सीधी कार्रवाई की कोई घोषणा हुई है, क्योंकि मध्य पूर्व की बिसात इस तरह उलझ चुकी है कि जहां अब ये 1970 वाली परिस्थिति नहीं है जब 1970 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था यम किपुर वार का, और तब यूरोप और अमेरिका इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हुए थे। इसलिए ये फैसला सुबह हमारे सामने आया जब पता चला सुबह की यूरोप की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए और सहायता रोक दी गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस पर यूरोप पुनर्विचार करना चाहता है। इस पूरी लड़ाई में आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से इस दो बातों पर निगाह है और जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, निवेश बहुत कुछ प्रभावित होगा। पहला ये कि यूरोप के देश और अमेरिका इजराइल की मदद के लिए किस सीमा तक आगे जाएंगे, उनका सीधा या परोक्ष दखल होगा इसमें, या क्या लगभग वैसी स्थिति होगी जैसी कि यूक्रेन के साथ थी और उसे मदद और सहायता इजराइल को दी जाएगी, परोक्ष रूप से स्पष्ट रूप से सहायता दी जाएगी कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इस सहायता के बदले हमास के जो सहानुभूति रखने वाले देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होने वाली है। ईरान ने कल अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस हमले का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमास की मांग का, हमास के साथ और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करता है। अरब के बाकी देश अभी शांत बैठे हुए, उन्होंने अपने पक्ष स्पष्ट नहीं किए। इजिप्ट आमतौर पर जो इजराइल के का प्रतिद्वंदी माना जाता है वो समझौते की कोशिशों में लगा हुआ है। तो बिसात काफ़ी उलझ चुकी है और इसके कारण अगर इसमें किसी भी एक पक्ष में इजराइल और हमास के साथ कोई भी दुनिया की बाकी पक्ष अगर खुलकर सामने आते दिखाई दिए तो स्थितियाँ थोड़ी जटिल हो जाएंगी और इसीलिए दुनिया में खासी दुविधा है इस युद्ध की, इस इजराइल युद्ध को लेकर, क्योंकि कई तरीके के समीकरण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं। इधर इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वजह से इजराइल की करेंसी में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। करेंसी में गिरावट को रोकने के लिए इजराइल ने विदेशी मुद्रा की बिकवाली की भी योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल करीब 45 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बिकवाली कर सकता है। सर, ये इजराइल की वित्तीय सिस्टम पर कितना बड़ा खतरा आप मान रहे हैं? बिल्कुल, इजराइल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है और इजराइल की अर्थव्यवस्था पिछले एक साल से काफ़ी दबाव में है। 2023 में अभी तक देखें, इससे पहले तो इजराइल की जो करेंसी है शेकेल, वो 10% से ज़्यादा पहले से ही डिप्रिशिएट हो चुकी है, उसका अवमूल्यन डॉलर की तुलना में हो चुका है। चूँकि कोविड के दौरान ग्लोबल कारोबार पर कामकाज रुकने के कारण, प्रतिबंध रुकने के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर टूट गई थी। अब इस हमले के बाद गहरी अफरा तफरी है इजराइल की अर्थव्यवस्था के भीतर। स्टॉक मार्केट भी टूटे हैं, बॉन्ड प्राइसेस में, यील्ड्स में करीब 7% की गिरावट आई है, स्टॉक मार्केट 7% टूटा है और सबसे बड़ी बात है कि शेकेल, उसकी करेंसी शेक कर गई है। अर्थव्यवस्था छोटी है और इस तरीके के अप्रत्याशित हमलों के लिए तैयार नहीं थी। इजराइल के केंद्रीय बैंक को 30 बिलियन डॉलर बेचने की तैयारी करनी पड़ी है ताकि करेंसी में एक सीमा से अधिक गिरावट ना आए। 15 बिलियन डॉलर का स्वैप देने की तैयारी की गई जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दिया जाएगा ताकि इजराइल की करेंसी को रोका जा सके। इजराइल की सबसे बड़ी दुविधा यह है और समस्या यह है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और आर पार की तरफ जाने की बात है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही, ऐसी परिस्थिति किसी भी देश के ट्रेड और कारोबार के लिए तो माफिक होती नहीं। इजराइल को अगले लंबे समय तक 2 महीने, 3 महीने, बल्कि 6 या 7 महीने तक अपने सारे कारोबार को रोकना पड़ सकता है, सारे कामकाज रोकने पड़ सकते हैं। दुनिया के सारे कारोबार संपर्क टूट रहे हैं, लोग उड़ानें बंद की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं और इजराइल और उसके आसपास की अर्थव्यवस्थाएं वार जोन में बदलेंगी और उसका असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। छोटी अर्थव्यवस्था है और इसलिए उसकी वो दबाव या वो डर इजराइल की करेंसी पर दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में ओपेक ने भारत की एनर्जी डिमांड को लेकर के अपना आउटलुक रखा है, जो बताता है कि 2045 तक भारत में कच्चे तेल की खपत मौजूदा स्तर से दोगुनी हो जाएगी।
सर एक तो ये आंकड़े निकल करके आए हैं 2045 तक के, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए कच्चे तेल का आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं अभी? ये बड़ा अनोखा आकलन है और बड़ा महत्वपूर्ण आकलन है जो इस समय आया है, जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $90 पर बैरल के आसपास है। $100 का आकलन किया जा रहा है। भारत की एक ऐसी अकेली अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में ओपेक ने कहा है कि प्राइमरी एनर्जी डिमांड यहाँ पर करीब करीब प्रतिदिन 38.5 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगी, जो अभी से दोगुनी है। और ये आकलन बता रहा है कि भारत की कच्चे तेल पर आने वाले समय में निर्भरता बढ़ने वाली है। हम आपको विस्तार से अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि भारत 89 से 90% के आसपास कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, चाहे वो दुनिया में कहीं से होता हो, रूस से होता हो या अरब से होता हो, पर आयात पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। और जितनी कोशिशें इस निर्भरता को कम करने की जाती है, निर्भरता उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। लक्ष्य रखे गए थे कि इसे घटाकर 60 से 70% पर लाया जाएगा, अब ये 90% के आसपास है। ये बताया ओपेक का आंकलन बता रहा है कि भारत में एनर्जी की डिमांड के तौर पर कच्चे तेल की मांग लगातार बढ़ती रहेगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या भारत को अब एक लंबे समय तक कच्चे तेल की महंगाई के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, ओपेक के देशों की जो रणनीति कच्चे तेल को लेकर है, दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन की जो मौजूदा की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें ऐसा लगता है विपुल कि $80 $90 का, 80 से $90 का तेल एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। क्योंकि ओपेक के देशों की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है, तो इसलिए वो कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से नीचे नहीं जाने देंगे। अब दुनिया में कोई नहीं मान रहा कि कच्चा तेल कभी $60 $55 के लेवल पर आएगा, $75 और $80 से ऊपर रहेगा। और अगर भारत में मांग 2045 तक दोगुनी होने वाली है, तो भारत को कच्चे तेल की महंगाई के लिए या तो लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या फिर अपनी खपत और आयात पर निर्भरता घटाकर अपना पूरा एनर्जी मिक्स ही, एनर्जी का पूरा तौर तरीका बदलना होगा। और इधर इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वजह से भारत में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत में बड़ी संख्या में इजराइल से पर्यटक आते हैं, लेकिन आतंकी हमले की वजह से बड़े तनाव से पर्यटकों का आना कम हो सकता है। उल्टे इजराइल के जो पर्यटक पहले से भारत में हैं, वो भी वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल और राजस्थान में रह रहे कई इजरायली पर्यटकों ने अपने देश लौटने की योजना बना ली है। वे इजराइल के लिए हवाई उड़ानें शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि इजराइल पर हुए हमले की वजह से भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। सर, ये जो युद्ध चल रहा है, इस पर भारत पे और किस किस तरह का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि पड़ सकता है? अब धीमे धीमे असर को समझने की कोशिशें की जा रही हैं। 3-4 दिन बीत चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस बात की के आकलन किए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत से इजराइल को जो निर्यात है वो लगभग ठप हो चुका है, बंद हो रहा है। जेम्स ज्वेलरी इसमें एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे निर्यात हैं जो भारत से इजराइल को होते हैं, बड़ा व्यापारिक भागीदार, और इजराइल से आयात भी बहुत कुछ होता है। तो ये आयात निर्यात का पूरा ढांचा लड़खड़ाकर बंद हो जाएगा, जो बायलैटरल ट्रेड और भारत और इजराइल के बीच है, इस पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, पर्यटन। इजराइल से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटन की संभावना नहीं दिखती। भारतीय शेयर बाजार में जो कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनका इजराइल के साथ कोई कारोबारी कनेक्शन है, या इजराइल की कंपनियों का उनमें निवेश है, या उनका इजराइल में निवेश है, उनके शेयरों पर हमने दबाव देखा, उनमें गिरावट देखी। हालांकि शेयर बाजार आज थोड़ा रिकवर होता दिखाई दिया। कल की गिरावट के बाद बाजार में थोड़ी वापसी दिखाई दी। और चौथी और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह कि अब पूरे मध्य पूर्व में कच्चे तेल के ऊपर वार प्रीमियम आ गया है, जिसका खतरा था। और वार प्रीमियम आने का मतलब है कि कच्चे तेल के व्यापारी या ट्रेडर अब बाजार में वार की संभावना को जोड़कर ही कच्चे तेल के सौदे करेंगे, और इसलिए कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही हैं। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि तेल की आपूर्ति को लेकर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, पर कीमतें तो $90 के आसपास बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और वार प्रीमियम लंबे समय तक मौजूद रहने की आशंका भी है।